नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज़ की। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हमारे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर की गई है यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी के लिए, और भी जो भी स्टेट लेवल या ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी, जहाँ पर जो है जनरल स्टडीज़ से जो है क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इससे पहले देखिए हम 5 पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 50 वैल्यूएबल क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप पहले देख लीजिए। और इसमें हम जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपसे अगेन बुक से रिलेटेड पूछा गया है, द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बुक वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुस्तक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए आपके ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या के सेन गुप्ता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार जी के द्वारा जो है द स्पाई म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है बुक लिखी गई है। आर.सी. मजूमदार जी का देखिए पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार था, और इनका देखिए जन्म जो 4 दिसंबर 1888 में जो है गोपालगंज बंगाल में जो है हुआ था। और देखिए एक इंडियन हिस्टोरियन और प्रोफेसर थे। देखिए बहुत ही फेमस बुक है एक, द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, द हिस्ट्री एंड द तो द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल ये जो है लगभग 11 वॉल्यूम्स की बुक है, जिसके वन ऑफ द फेमस एक जो है मेन जो एडिटर जो है आर.सी. मजूमदार जी थे। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके भी जो है राइटर जो आर.सी. मजूमदार जी थे। देखिए इसके साथ साथ बहुत ही फेमस जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर और राइटर जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। ये जो है हमारे आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, पहले शिक्षा मंत्री जो है बने थे। और देखिए इनके बारे में खास बात यह है कि इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को जो है मक्का में हुआ था, सऊदी अरेबिया में। और इनकी डेथ जो है 22 फरवरी 1958 को जो है दिल्ली में हुई थी। और देखिए इनकी फेमस बुक्स हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान, इसके साथ साथ दर्श वफ़ा और अल हिलाल और अल बलाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल हिलाल जो है इनका जो है न्यूज़पेपर था, इसके साथ साथ अल बलाग भी जो है इनका जो है न्यूज़पेपर था, BALAGH, अल बलाग। इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर भी जो इनकी जो है मेन जो फेमस जो है बुक्स हैं। तो ध्यान रखना आपने, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान, दर्श वफ़ा, इंडिया विंस फ्रीडम्स और गुब्बारे खातिर ये इनकी जो है फेमस बुक्स हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, और पहले ये जो शिक्षा मंत्री थे आज़ाद भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो आप टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट पूछी गई है रिगार्डिंग दी पोलिगार रिबेलियन, और आपने जो है जो करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो जो पोलिगर जो विद्रोह था उसके संबंध में जो है कथन दिए गए हैं 2, और ये आप अपने बताना कि इनमें से कौन से कथन ठीक है। तो पहला है कि इट इज़ अ रिलीजियस मूवमेंट, ये एक जो है धार्मिक आंदोलन था। तो देखिए अगर आप पोलिगार रिवेलियन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो देखिए ये जनरली एक टैक्स कलेक्शन को लेके जो है ये जो है मूवमेंट हुई थी। पोलिगार जो है ये जनरली लैंड रेवेन्यू जो है उसका जो टैक्स है ये कलेक्ट करते थे, तो धर्म से इसका भी कोई भी लेना देना नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, तो जहाँ पर 1 है उसको हम काट सकते हैं। इसका दूसरा इसमें पूछा गया इट वाज स्टार्टेड इन द सेंट्रल प्रोविंस एंड लेटर स्प्रेड टू द साउथ इंडिया। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रांत में हुई और बाद में यह दक्षिण भारत तक फैल गया। तो देखिए ये जो है साउथ इंडिया का ही मूवमेंट था, सेंट्रल प्रोविंस से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है देखिए इसमें गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर आ जाएगा डी, इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो हमारी ठीक नहीं है। तो देखिए पोलिगार रिबेलियन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1799 से 1805 के बीच में ये हुआ था। और देखिए पोलिगार्स या पलिकार जो है आपके फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ये सामंत लॉर्ड्स होते थे जो कि अपॉइंटेड होते थे एज अ मिलिट्री चीफ। इनको जो है मिलिट्री चीफ या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता था फ्रॉम द टाइम ऑफ विजयनगर एम्पायर इन पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया। जो हमारा जो दक्षिणी जो भारत था वहाँ पर इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ या मिलिट्री चीफ जो अपॉइंट किया जाता था विजयनगर एम्पायर में। और इनको जो है चार्ज दिया जाता था पल्लम का। पल्लम का मतलब होता था गांव का समूह, ये टर्म आप याद रख लीजिए। पल्लम का मतलब है गांव का समूह। तो देखिए जो पोलिगार जो होते थे इनका काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना फ्रॉम दी कल्टीवेटर्स। तो जो भी काश्तकार होते थे उनसे कर को वसूल करना पोलिगार्स का जो है काम होता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज शुरू हुआ
तो इनकी एक कन्फ्लिक्ट जो है पॉलीगार के साथ होगी ओवर द क्वेश्चन ऑफ कि हो शुड कलेक्ट टैक्सेस, की ये जो टैक्स है, ये जो कर है, इसे कौन कलेक्ट करेगा। और जो ब्रिटिशर्स जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये जो है पॉलीगार्स को कंट्रोल करना चाहती थी। तो इसी के ही विद्रोह में पॉलीगार्स का जो फर्स्ट पॉलीगार जो वार है, ये ब्रोक आउट हुआ सितंबर 1799 में इन दी तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न तमिलनाडु। और देखिए पॉलीगार्स के जो मेन जो लीडर थे उसमें थे काटाबोमा नायक, इनको जो है वीरापांडी काटाबोमान भी जो है बोला जाता है, ये नाम भी आप जरूर मेमोराइज कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। और देखिए जो इनके लीडर थे काटाबोमा नायक या वीरापांडी काटाबोमन, तो जब ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ जो ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसके साथ जब जो है युद्ध हुआ, तो काटाबोमन जो है इनिशियली जो है वहाँ से भाग गए, पहले ये एस्केप होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया गया और सार्वजनिक तौर पर इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया, और एक वार्निंग भी जो है ये इस तरह से अदर पॉलीगार्स को दी गई। तो आप जानना पॉलीगार वैलियन जो है साउथर्न इंडिया से है, और इनके जो मेन लीडर है दैट इज काटाबोमा नायक या वीरापांडी कोटाबोमन, और ये जनरली जो है टैक्स कलेक्शन को रिलेटेड ये जो रिवॉल्ट हुआ था। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप डायरेक्टली देख लेंगे कि ये रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी, और इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ साउथर्न इंडिया में थी, सेंट्रल प्रोविंसेस का कोई भी लेना देना नहीं था, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड जो था 1881 का, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है दी एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिपन, तो जो अधिनियम है ये रिपन सरकार द्वारा पारित किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड रिपन का देखिए 1880 से जो है 84 तक का जो टेन्योर है, महत्वपूर्ण इनका जो है टेन्योर है, ये बाद में डिस्कस करेंगे इनके टेन्योर में महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी थी। तो देखिए लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी, तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है ए आ जाएगा। ये एलिमिनेशन से भी आप जो है कर सकते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट दी गई एक्ट वाज एप्लीकेबल फॉर 200 और मोर देन 200 वर्कर्स, तो ये जो अधिनियम है ये 200 या 200 से अधिक श्रमिकों पर लागू था, तो ऐसा नहीं था। ये जो एक्ट था ये एप्लीकेबल था ओनली टू दी फैक्ट्रीज जहाँ पर मैकेनिकल पावर या एम्प्लॉइंग जो है लेस देन जो है आपके नॉट लेस देन 100 वर्कर्स, मतलब मिनिमम 100 वर्कर्स होने चाहिए, 100 वर्कर्स या उससे ज़्यादा के ऊपर जो अप्लाई हो जाता था, तो 200 नहीं होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसके बाद तीसरी जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10, तो देखिए चाइल्ड लेबर को इसने रेगुलेट किया, और अंडर द एज ऑफ 7 मतलब जो भी बच्चे 7 या 7 साल से उम्र के कम के होंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट को इसके तहत जो है प्रोहिबिट किया गया था। 10 नहीं होगा, इसमें 7 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 के जो मेन फीचर्स थे, देखिए तो फैक्ट्री लेबर्स जो थे, फैक्ट्री में जो श्रमिक थे, कारखानों में श्रमिक जो थे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ रिपन ने पास किया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, और 1885 में इसी के तहत जो है फैक्ट्री कमीशन भी जो आया था। इसके तहत जो है इंप्रूव करने की कोशिश की गई थी कंडीशन ऑफ लेबरर्स की एज वेल एज चाइल्ड लेबर को, और एक्ट जो एप्लीकेबल था इन केस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 100 और मोर हैंड्स, और जो एक्ट जो है प्रोहिबिट करता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7, तो 7 या 7 से कम के उम्र के बच्चों की इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट की गई थी। और देखिए 7 से 12 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इसमें 9 घंटे जो है फिक्स किए गए थे, और इसमें यह भी बोला गया था कि जो भी डेंजरस मशीनरीज हैं, जो भी जो है जोखिम भरी जो मशीनरीज हैं, वो सही ढंग से फेंस्ड होनी चाहिए, उनके आसपास सही ढंग से जो है तारबंदी होनी चाहिए, और वहाँ पर चिल्ड्रन की जो है प्रोविजन होनी चाहिए जाने पर। और देखिए 1 आवर रेस्ट का भी जो इसमें जो प्रोविजन किया गया था ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड, और 4 डे लीव्स जो है सभी वर्कर्स के लिए इसमें प्रोविजन रखा गया था, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्पेक्टर्स तक को जो है अपॉइंट किया गया था, और जनरली इसने जो काम किया था चाइल्ड लेबर को जो है रेगुलेट करने का जो है किया था। और देखिए लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका जो है टेन्योर था रिपन का, वायसराय थे ये 1880 से 1884 तक। तो देखिए इनके समय में जो है अपॉइंटमेंट हुई थी एजुकेशन कमीशन की अंडर द सर विलियम हंटर 1882। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हंटर कमीशन था 1882 का, तो वो किससे रिलेटेड था, जो हंटर कमीशन जो 1882 का जो हंटर कमीशन था वो जो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड था। बाद में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके बाद भी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई थी, तो वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर सिंपली आपसे हंटर कमीशन और डेट के साथ पूछा जाए कि 1882 का हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, तो ये जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड था। इसके साथ साथ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 भी जो है लॉर्ड रिपन के टेन्योर में जो आया था। इसके साथ साथ जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, इसको इनके द्वारा अपील किया गया था, इसको इनके द्वारा जो है वापस लिया गया था। इसके साथ साथ
बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनके टेन्योर के जो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, दैट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी या व्हाइट म्यूटिनी भी इसको बोलते हैं। तो इल्बर्ट बिल में ये था कि जो भी भारतीय मूल के जो जजेस हैं उनको जो है यूरोपियन जजेस के बराबर पावर देनी और उनको यूरोपियंस को जो है क्रिमिनल केसेस में भी ट्रायल करने की जो है इसमें पावर देने का जो प्रोविजन था। लेकिन इसमें जो ब्रिटिशर्स जो है भारत में तैनात थे उनके द्वारा इसमें जो है एक विद्रोह किया गया और व्हाइट म्यूटिनी उसको जो है बोला गया और बाद में इसको जो है वापस ले लिया गया। और लॉर्ड रिपन को देखिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बोला जाता है। और लॉर्ड रिपन की जो रेजोल्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर 1882 की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आपने ध्यान रखना। लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टफ कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड डिवाइडेड द सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनटू द 3 क्लासिकल इंपीरिकल प्रोविंशियल एंड डिवाइडेड। तो देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ आप यहाँ पर वाइसराय लगा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको वाइसराय भी दिया होगा साथ में। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने राज्यसभा के स्रोतों को 3 वर्गों शाही, प्रांतीय और विभाजित में जो है विभाजित किया था। तो देखिए आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड कर्जन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो ये भी लॉर्ड रिपन के समय की एक महत्वपूर्ण जो है घटना थी। तो 1882 में देखिए लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है जो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था टू दी प्रोविंसेस। और इसके तहत इनके द्वारा क्या किया गया, जो भी रिसोर्सेज थे राजस्व के उनको 3 कैटेगरीज में जो है इनके द्वारा डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी इंपीरियल, दूसरी थी प्रोविंशियल और तीसरी थी डिवाइडेड। तो जो इंपीरियल हेड जो रहते थे रेवेन्यूज के, उसमें आपके कस्टम्स हो गया, सॉल्ट हो गया, ओपियम जो है अफीम को बोला था ओपियम, फिर पोस्ट टेलीग्राफ और मिंट्स, तो ये इंपीरियल हेड्स ऑफ रेवेन्यू रखे गए। फिर जो और यहाँ से जो राजस्व जाता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसके साथ प्रोविंशियल हेड्स जो है रिसीव्स द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्लूडिंग सब्जेक्ट लाइक लॉज एंड जस्टिस, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, पुलिस, जेल एटसेट्रा। और यहाँ से जो इनकम होती थी, जो आय होती थी, ये जो एक्सक्लूसिवली असाइन कर दी गई टू द प्रोविंसेस। इसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है असाइन की गई थी प्रोविंसेस को बाय दी इंपीरियल गवर्नमेंट। तो जो भी भू राजस्व एकत्रित होता था उसकी भी कुछ एक परसेंटेज जो है प्रोविंसेस के लिए रखी गई थी। और डिवाइडेड हेड्स में जो इंक्लूड किया गया था, डिवाइडेड यानी कि जिनको डिवाइड करना था आपके सेंट्रल प्रोविंसेस के बीच में, तो उसमें थे आपके एक्साइजेस, स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट लाइसेंसेज। और यहाँ से जो इनकम प्राप्त होती थी ये शेड होती थी बिटवीन द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये जरूर याद रखना आपने। ये लॉर्ड रिपन के टेन्योर की जो महत्वपूर्ण जो है आपकी जो है घटना है कि जो भी आपके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे उनको इंपीरियल, प्रोविंशियल और डिवाइडेड में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा डिवाइड किया गया था। लॉर्ड मेयो के बारे में देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनका जो टेन्योर है ये 1869 से 72 तक रहा है और ये एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनका वध हुआ था बाई पठान शेर अफरीदी के द्वारा। तो ऑफिस में रहते हुए लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनका जो है कत्ल हुआ था या वध हुआ था। और देखिए लॉर्ड मेयो के द्वारा स्टार्टेड की गई थी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और भारत में पहली बार सेंसस जनगणना 1871 में 1871 में जो है इनके समय में जो है हुई थी। और सेंसस आपने ध्यान रखना भारत में आज की डेट में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स कंडक्ट करते हैं, जो कि हर 10 साल बाद जो है कंडक्ट की जाती है। इसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी लॉर्ड मेयो के समय में जो है खोला गया था। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी सेटअप करने का श्रेय जो इनको जाता है। इसके साथ देखिए लॉर्ड लिपन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर है 1876 से 1880 है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इनके टाइम पे थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का इनके समय में आया, आर्म्स एक्ट 1878 का इनके समय में आया और इनके द्वारा जो है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पास किया गया, जिसके तहत 1877 में जो है क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई। और इनको जो है वाइसराय ऑफ रिवर्स चार्टर या वाइसराय ऑफ ब्रिलियंट फेलियर भी जो है लॉर्ड लिटन को बोला जाता है। और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व भी जो है इनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके साथ साथ भारत का पहला जो फेमाइन कमीशन था 1878 में, जिसके चेयरमैन जो आपके रिचर्ड स्ट्रेची थे। तो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन किससे रिलेटेड है या पहला फेमाइन कमीशन के चेयरमैन कौन थे। तो 1878 में पहला जो फेमाइन कमीशन था ये रिचर्ड स्ट्रेची के अंडर जो सेटअप किया गया था। और देखिए लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन जी का जो टेन्योर है ये 1905 से 1911 तक था। और इनकी देखिए बहुत ही फेमस बुक है लॉर्ड कर्जन की, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। और बंगाल का विभाजन 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन जी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कमीशन आया था 1902 में, जिसको पुलिस कमीशन बोला जाता है। पुलिस कमीशन जो था 1902 का ये लॉर्ड कर्जन जी के टाइम पे आया था और इसके चेयरमैन थे आपके सर एंड्रयू फ्रेजर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, सर एंड्रयू फ्रेजर जो कमीशन था 1902 का, जो कि पुलिस से रिलेटेड था,
ये 1902 में जो है आपके लॉर्ड कर्जन जी के टाइम पे आया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको बता दिया 1905 में थी। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 इनके टाइम पे आया था। इसके साथ साथ सेकंड दिल्ली दरबार, देखिए पहला दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड लिटन के समय में 1877 में लगा था। दूसरा जो ग्रैंड जो दिल्ली दरबार है ये 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में जो है लगाया गया था। इसके साथ साथ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 इनके समय पे आया। इसके साथ इंडियन कॉइनेज एंड करेंसी एक्ट 1899 और इंडिया को गोल्ड स्टैंडर्ड में पुट करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। इसके साथ साथ एक 1904 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन चलाया था, दैट इज यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत। ये भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में जो है आया था। पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन जो है लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 एंड इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट है 1904 का, ये भी जो है इनके समय में जो पास हुआ था। और देखिए अगला प्रश्न अगेन लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड मैंने फ्रेम किया है। बहुत ही फेमस एक कंट्रोवर्सी है कर्जन किचनर विवाद कंट्रोवर्सी। इस तरह के प्रश्न देखिए यूपीएससी या स्टेट बीसीएस के फेवरेट होते हैं। तो कर्जन किचनर जो कंट्रोवर्सी है ये रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कर्जन किचनर विवाद लिंक में से किससे संबंधित था? तो ये ऑप्शन है आपका आर्मी रिफॉर्म्स, बी इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी सोशल रिफॉर्म या डी इज फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो सेना सुधार, बंगाल का विभाजन, सामाजिक सुधार या वित्तीय सुधार। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देंगे क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लेकिन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मी रिफॉर्म्स को लेके ये जो है कर्जन और किचनर के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। आपने ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें, ये ध्यान रखना आपने कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है किचनर और कर्जन के बीच में डेवलप हो गया था रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द मिलिट्री मेंबर ऑफ द काउंसिल इन इंडिया हु कंट्रोल्ड आर्मी सप्लाई एंड लॉजिस्टिक विच किचनर वांटेड अंडर हिज ऑन कंट्रोल। इसके तहत जो है एक कंट्रोवर्सी जो है कर्जन के साथ हो गई थी और कर्जन जो है फेल्ड हो गए टू ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ द होम गवर्नमेंट। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी तो आ गई, लेकिन अब ये किचनर का संबंध किसे? देखिए तो जनरली आप जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया या थोड़ा सा आपने जानकारी आपको मिल गई तो किचनर के बारे में आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये जो है आर्मी से ही रिलेटेड जो है कोई पर्सन थे। तो देखिए जो किचनर जो थे ये फील्ड मास्टर थे। इनका पूरा नाम जो है होराइट्यू हर्बर्ट जो है किचनर था और इनको फर्स्ट अर्ल किचनर भी बोला जाता है। और ये जो एक आप ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, इसके साथ साथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे ये। तो भारत में इनका टेन्योर जो है 1898 से 1916 तक रहा। और देखिए भारत में ये कमांडर इन चीफ ही रहे थे 1902 से 1909 के बीच में। और इस दौरान इनका कर्जन के साथ विवाद हो गया था। तो इसी के चलते जो किचनर के साथ जो विवाद जो हुआ था आर्मी पावर्स को लेकर, आर्मी रिफॉर्म्स को लेकर, उसी के तहत लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1911 में रिजाइन किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए फैक्ट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन आपसे डायरेक्टली एंड डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो कई बार देखिए क्वेश्चन घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1911 में रिजाइन क्यों किया गया था, या ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये आप ध्यान लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये 1911 में जो है कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर के साथ विवाद के बाद जो है रिजाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई मास्टरली निष्क्रियता की नीति निधि में से किस राष्ट्र से संबंधित है? तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी। आपके ऑप्शन है नेपाल, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान या डी तिब्बत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अफगानिस्तान से रिलेटेड ये जो है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी। तो देखिए लॉर्ड लॉरेंस जो कि आपके जो है गवर्नर जनरल ऑफ देखिए इंडिया ही बात की गई है। देखिए मैक्सिमम जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही लिख दिया जाता है वायसराय को भी, लेकिन जनरली 1858 के बाद जो भी आए वो वायसराय थे या इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जो है बोल दिया जाता है उसके बाद भी। तो लॉर्ड लॉरेंस जो कि जनरली आपके वायसराय रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड 1864 टू 69, इनके द्वारा अडॉप्टेड की गई थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। और इनके द्वारा जो है ये बिलीव किया जाता था कि ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश को जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द इंटरफेयर ऑफ अफगानिस्तान, और कोई भी ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इनके कोर्ट्स में रहे। और देखिए लॉर्ड लॉरेंस के समय की जो है महत्वपूर्ण जो एक्टिविटीज़ उसमें भूटान बार जो है 1864 से 65 इनके समय में हुआ है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुए थे कोलकाता, बॉम्बई और मद्रास 1865 में। तो ध्यान रखना आपने, हाई कोर्ट जो है कोलकाता, बॉम्बई और मद्रास 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय में एस्टेब्लिश हुए थे। इसके साथ साथ इंडियन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है 1864 में, जो वन विभाग है इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में इनके द्वारा शुरू किया गया था। और बहुत ही फेमस जो इनकी जो पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये ध्यान रखना होगा आपने, और ये अफगानिस्तान से रिलेटेड इनकी पॉलिसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन रख सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर दे देंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आंसर देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए इसमें आपने बताना है कि कौन से जो है करेक्टली मैच्ड हैं, तो कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन और आगे लिखा गया लाला रसबाई, तो जो दलित वर्ग जो मिशन था वो लाला रसबाई। तो देखिए ये जो डिप्रेस्ड क्लास जो मिशन है ये आपके 8 अक्टूबर 1906 को जो है आर.वी. शिंदे जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी यही गलत हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको पता है कि 1 इसमें नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है पूछी गई है।
तो देखिए सोशल सर्विस लीग जो है आपकी 1911 में, बिल्कुल सही बात है, एन.एम. जोशी या नारायण मल्होर जोशी जी के द्वारा सेटअप की गई थी। और इसके साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शुरू की गई थी। तो देखिए आप देख सकते हैं जो डिप्रेस्ड क्लास जो मिशन है आर.बी. शिंदे द्वारा शुरू किया गया था। और आर.बी. शिंदे देखिए एक प्रोमिनेंट कैंपेनर थे ऑन दी बिहाफ ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। और इनके द्वारा ये डिप्रेस्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया जो है सेटअप किया गया था, ताकि दलित जो वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा जो है दी जा सके। और ही लेड द फाउंडेशन ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट मिशन ऑन 18 अक्टूबर 1906। और इनके द्वारा जो है नेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो है जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसके अगेंस्ट जो है वर्क किया गया था। और देखिए हमारे संविधान का आज की डेट में एक आर्टिकल भी है जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, जो आर्टिकल जो 17 है, उसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है मेंशन की गई है। फंडामेंटल राइट्स के अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 में जो पार्ट जो 17 आर्टिकल जो 17 है उसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो इसमें लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिशन एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पुनिशबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आप ध्यान रखना, हमारे जो भारत है इसमें संविधान में ही जो है जो छुआछूत है उसको जो है प्रतिबंधित जो है किया गया है या उस पर रोक लगाई है। तो देखिए दूसरा बात करें सोशल सर्विस लीग की, तो ये नारायण मल्होर जोशी द्वारा जो है शुरू की गई थी। तो नारायण मल्होर जोशी जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सेटअप की गई थी, इसके जो है एक लीडिंग मेंबर थे। तो इनके द्वारा जो सोशल सर्विस लीग जो है 1911 जो है सेटअप की गई थी। और देखिए इस मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य था इसमें था कि टू कलेक्ट एंड स्टडी सोशल फैक्ट्स। तो इन्होंने जो कलेक्ट करने थे स्टडी करने थे सोशल फैक्ट्स और डिस्कस करना था सोशल प्रॉब्लम विद व्यू टू फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस से ही पता लग रहा है आपको कि सोशल सर्विस में ही ये वर्क करते थे। एंड टू सिक्योर फॉर द मैसेज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क। तो ये जो आम जो लोग हैं उनको ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और वर्क को प्रोवाइड कराना चाहते थे। और लीग के द्वारा ओपन किए गए थे नंबर ऑफ डे एंड नाइट स्कूल्स, लाइब्रेरीज, डिस्पेंसरीज, स्टार्टेड बॉयज क्लब्स एंड स्काउट्स क्लब्स। इसके साथ अगर हम डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि रन करती थी 43 एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट महाराष्ट्र पुणे में। और इसको फाउंड किया गया था बाल गंगाधर तिलक में। और ये जो 1884 में जो है सेटअप की गई थी। और इसके तहत जो कॉलेज जो सेटअप किया गया था वो फर्स्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था ये पुणे में। तो तीनों के तीनों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है महत्वपूर्ण है, इनको आप मेमोराइज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी नागपुर 1920 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दो स्टेटमेंट दी गई, आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट जो सही है। तो जो नागपुर जो सत्र हुआ था 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईएनसी का, उसके संबंध में आपने कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन से कथन जो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, द आईएनसी अप्रूव्ड एंड रेटिफाइड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स टू बार द अनजस्ट गवर्नमेंट। और दूसरी है कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टिंग द नागपुर सेशन। तो कांग्रेस ने अन्यायी सरकार के प्रति अहिंसक सहयोग की नीति को मंजूरी दी और पुष्टि की। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान अपनाया गया। तो देखिए कांग्रेस देखिए आपके 1885 में जो है सेटअप की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। और देखिए इसका जो फर्स्ट जो सेशन हुआ था ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, जिसको वोमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा जो है हेडेड किया गया था। और देखिए आईएनसी की फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरीज हैं। पहली है सेफ्टी वेल्व थ्योरी लाला लाजपत राय की, और उसका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है आरपी दत्त की, और लाइटिन कंडक्टर थ्योरी है गोपाल कृष्ण गोखले की। तो देखिए जो दोनों जो स्टेटमेंट दी गई है नागपुर सेशन से रिगार्डिंग दोनों जो है सही है। जो न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन था कांग्रेस का इसको अडॉप्ट किया गया था नागपुर सेशन में। तो दोनों दोनों जो स्टेटमेंट्स आपकी सही हो जाएंगी। तो देखिए नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था आईएनसी का। और देखिए ये पहला सेशन नहीं था नागपुर का, इससे पहले 1891 में भी नागपुर में सेशन हो चुका था कांग्रेस के फॉर्म होने के 6 साल बाद ही। और देखिए 1907 में दोबारा से नागपुर में सेशन होना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर जो है कांग्रेस में हो गया था। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्ट चल पड़ी थी, इसलिए वेन्यू जो सूरत में शिफ्ट हो गया था गुजरात में। और सूरत में 1907 में जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो है आपस में इनके में जो स्प्लिट हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट्स जो है अलग हो गए थे मॉडरेट से, तो इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है 1907 का। और बाद में लखनऊ सेशन जो था 1916 में, उसमें ये दोबारा से जो इकट्ठा हो गए थे, जिसको आरसी मजूमदार जी के द्वारा जो है एसी मजूमदार जी के द्वारा जो है अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा जो है उसको प्रिसाइड किया गया था लखनऊ सेशन जो था 1916 का। तो नागपुर में देखिए रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर कंप्लीट नॉन कॉपरेशन ऑफ हाईकोर्ट जो अडॉप्ट की गई। इस साथ जो कांग्रेस का जो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया गीता रहस्य बुक वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो गीता रहस्य जो पुस्तक है इसमें से किसके द्वारा लिखी गई थी। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गीता रहस्य एक मराठी लैंग्वेज बुक थी जिसको 1915 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो लिखा गया था। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है गीता रहस्य, ध्यान रख लेना। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो 1915 में से लिखा गया था और गुजराती लैंग्वेज में किताब थी।
इस साथ साथ आप देखना केसरी और मराठा जो है महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक के। केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में था और मराठा इनका इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था। इसके साथ साथ लाला राय की जो है फेमस जो बुक है दैट इज़ अनहैप्पी इंडिया, बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अनहैप्पी इंडिया जो है फेमस बुक है लाला लाजपत राय की। इसके साथ साथ देखिए द आर्यस मार्च, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज विल टू फ्रीडम, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, मैसेज ऑफ द भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लासेस, द ट्रैवलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये अनहैप्पी इंडिया, ये महत्वपूर्ण किताब है लाला लाजपत राय की। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण जो इनकी बुक है दैट इज इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये बुक बार बार एग्जामिनेशन पूछी जाती है। और देखिए महात्मा गांधी जी की बुक्स के बारे में बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, और इसके साथ साथ हिंद स्वराज जो है इनकी जो बुक है ये सबसे कम समय में और सबसे कम वर्ड्स में लिखी गई गुजराती लैंग्वेज में किताब है। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का जो न्यूज़पेपर दैट इज हितवाड़ा और निश्चन जो है इनकी जो है एक महत्वपूर्ण बुक है। तो ये ध्यान रखना गीता रहस्य जो है आपकी या कर्मयोग शास्त्र भी इसको बोला जाता है 1915 में मराठी लैंग्वेज में जो है ये किताब लिखी गई थी भाई बाल गंगाधर तिलक, जब जो ये मांडले बर्मा में जो है जेल में थे। और देखिए आज का जो है इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। द गैगिंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय डिफरेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू सप्रेस ऑल नेशनल सेंटिमेंट्स, द एक्ट्स आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए भारत के विभिन्न गवर्नर जनरलों द्वारा गैगिंग अधिनियम पारित किए गए थे। तो ये अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपने ध्यान रखना जो ये जो गैगिंग एक्ट है ये प्रिंटिंग एंड प्रेस से रिलेटेड थे, मुद्रण और प्रेस से जो है ये गैगिंग एक्ट्स जो आपके जो है रिलेटेड थे। तो देखिए इंडियन जो रिबेलियन हुआ या ग्रेट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था या इंडियन पोल 1827 का था, उस दौरान गैगिंग एक्ट्स जो आपके पास किए गए थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर जो आपके 1856 से 1862 का है, और इन्हीं के दौरान जो आपके जो है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी इनके समय पे हुई थी। तो इसके तहत जो है जो गैगिंग एक्ट्स है इनको पास किया गया था, और ये चाहते थे कि इसके तहत जो रेगुलेट किया जा सके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस एंड टू रिस्ट्रेन द मैड ऑफ प्रिंटेड मैटर। और जितनी भी प्रेसेस हैं उन सब के पास एक लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि इनकी डिस्टिंक्शन जो है बनाई जा सके बिटवीन पब्लिकेशन इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। इसके साथ साथ देखिए बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में लॉर्ड रिटन के समय में, और देखिए बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में जो रिपील किया गया। तो ध्यान रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में जो है आपके लॉर्ड रिटन के द्वारा पास किया गया था, और 1882 में इसको जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा वापस ले लिया गया था। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो मैराथन टेस्ट सीरीज है इसका जो है पूरा जो है फायदा उठा रहे हैं। मैं जो आपको इसमें एक डीप एनालिसिस जो है देने की कोशिश करता हूं, और मैं दावे से बोल सकता हूं कि यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है आगामी जो आपकी एग्जामिनेशन होगी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एचपीएस या अलाइड सर्विसेज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए जो है वैल्यूएबल लेक्चर्स बनाता रहूँ तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बिकॉज आपसे हमें हिम्मत मिलती है और दूसरों की भी हेल्प करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।